तो खान सर जो है उनका पेशा क्या था, पहले कुछ भी कर रहे थे लेकिन आज वो टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो टीचिंग का उनका पेशा हो गया, टीचर हो गया, लेक्चर हो गया, ठीक है। तो आगे जो है उनका फील्ड किस में आएगा, टीचिंग लाइन में ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब टीचर बन गए तो हीरो की एक्टिंग करेंगे, एक्टिंग वगैरह सीख कर वो हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जय हिंद, आप सभी को स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, ठीक है। जिन्होंने लिखे हैं जाति प्रथा, ठीक है, जिसका नाम है जाति प्रथा, ठीक है। यह 10th क्लास का है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक है, ठीक है जी। तो चलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बुक जो है हम स्टार्ट से लेकर, मतलब शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये जितना है आप सभी को दिख रहा है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और इसका आ, मतलब किस शब्द का क्या मतलब है, ठीक है। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से बाबा साहब के पहले इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनके जन्म स्थान के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो बाबा साहब का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे जो सुपठित जाने जाते थे, ठीक है। और प्राथमिक शिक्षा के बाद बदौड़ा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर उच्चतर यहाँ पे, ठीक है, उच्चतर उच्चतर मतलब उच्च शिक्षा के लिए, डिग्री के लिए न्यूयॉर्क गए थे, अमेरिका। उसके बाद वहाँ से लंदन गए, वहाँ पे पढ़ाई की। उन्होंने संस्कृत का और धार्मिक जितने भी बड़े बड़े जो विषय थे उसके बारे में पढ़े, ठीक है। और वैदिक धर्म जो वाङ्मय अनुवाद करके पढ़े, जैसे संस्कृत था तो संस्कृत को भी पढ़ें, ठीक है। जो जितने भी धार्मिक किताब थे, इस्लाम हो गया, ठीक है, गीता हो गया और बाइबल होगा, इस सब को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ लें, ठीक है। आगे देखिए, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की है। सब मिलाकर वो इतिहास में मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे हैं, ठीक है। और स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की है। स्वदेश का मतलब होता है दोस्तों अपना देश, ठीक है। अपना देश होता है, अपना देश, ठीक है। तो स्वदेश का मतलब अपना देश होता है। तो अपने देश में जो है वकालत भी की है, ठीक है, क्योंकि वह दूसरे देश से वकालत की डिग्री लेकर आए थे और यहाँ पे भी वकालत की है। आगे देखिए, यहाँ पे आगे क्या है कि स्वदेश में वकालत की और समाज और राजनीतिक क्षेत्र में बेहद सक्रिय रहे हैं, ठीक है। भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों और स्त्रियों को, मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया है, ठीक है। उनके अधिकार जो है लेने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, संघर्ष किए हैं। उनके चिंतन व रचनात्मक मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। कौन कौन है इनके जीवन में? इनके जीवन में 3 ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम है, एक है बुद्ध, ठीक है, एक है बुद्ध और दूसरा है कबीर, ठीक है, और तीसरा है कौन, ज्योतिराव फूले, ठीक है, फूले जी। तो ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इनका स्थान है, ठीक है। ये पढ़ें इनके बारे में, इनके जीवन शैली के बारे में पढ़ें। भारत के संविधान निर्माण में इनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हमें इस देश में उन्होंने संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो है मृत्यु हो गया था कब, दिसंबर 1956 में। पूरा पूरा जो डेट है कब, 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1956। कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में हो गया था दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा, बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी है, ठीक है, उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी है। इसमें से नाम है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म और जेनरेस्ट एंड डेवलपमेंट एंड द अनटचेबल्स हु आर दे, और हु आर शूद्रस, बुद्धिज्म, कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम, और थर्स्ट ऑन लिंग्विस्ट टेस्ट। बहुत सारे बुक है, ठीक है। और एक द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू, बहुत सारे बुक लिखे हैं। तो 21 खंडों का प्रकाशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक कि
पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर, ठीक है, हिंदी रूपांतर जाति भेदभाव का उच्च किंचित संपादन के साथ ही यह भाषण जो है जाति प्रथा तोड़ती है, ठीक है। लाहौर वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की जो पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण जब उनकी सहमति नहीं बनी तो स्थगित हो गया, ठीक है, रद्द हो गया, नहीं हो पाया, ठीक है। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। आगे लिखा है कि जाति प्रथा परमाणुवीय जो नैसर्गिक अन्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार, ठीक है, आगे देखिए, विचार जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों को रूढ़ी और पूर्व ग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्थिर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है, ठीक है। मतलब यह हुआ कि ऐसे महापुरुष जो सब कुछ स्त्री पुरुष और जितने भी अनटचेबल्स थे उनका जो अधिकार है दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, ठीक है। जो हम जैसे छोटे लोगों के लिए, गरीब, उनके लिए उनकी लड़ाई लड़ी है। आगे देखिए, भारतीय लोकतंत्र में भावी नागरिकों के लिए यह आलेख जो अत्यंत शिक्षाप्रद है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में जो लोकतंत्र चल रहा है यहाँ पे बहुत ही लोकप्रिय, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। यह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसका नाम है पहला चैप्टर। चलिए आगे इसको शुरू करते हैं। यह विडंबना की बात ही है, ठीक है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों के भी कमी नहीं है, ठीक है। इस युग में भी जातिवाद बहुत है, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। जातिवाद को है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका समर्थन करते हैं कि जातिवाद होना चाहिए और करते भी हैं। हर चीज में जॉब हो गया, ठीक है, नौकरी हो गई, या फिर ऐसे सरकारी दफ्तर होते हैं जहाँ पे जातिवाद की जाती है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, ठीक है। देखिए श्रम विभाजन का समझ लेते हैं, ठीक है। श्रम का मतलब होता है दोस्तों मेहनत करना, ठीक है, मेहनत करना। विभाजन का मतलब होता है दो टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। एक हो गया राम, एक हो गया लक्ष्मण, ठीक है। तो दो टुकड़ों में बांट देना विभाजन का होता है। श्रम का मतलब होता है मेहनत, मजदूर, ठीक है। तो मेहनत जो मजदूर है, इस मजदूर को जो है ना, जाति प्रथा का नाम दिया गया है, मतलब इस मजदूर को बांट दिया गया है, ठीक है। एक ऐसा फैमिली है जिसको काम करने के लिए एक ही आदमी है लेकिन खाने वाले चार है, ठीक है। तो वो जब उसको बांट देंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई एक नहीं रहेगा, जब एक नहीं होंगे तो कोई भी मतलब अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है, वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे हमसे। तो कुछ इसी तरह का है, तो इसका नाम ही दिया गया श्रम विभाजन, और उसका दूसरा नाम है क्या, जाति प्रथा, ठीक है जी। इसका नाम है जी जाति प्रथा, ठीक है। इसका दूसरा नाम होगा जाति प्रथा। चलिए आगे क्वेश्चन में आ सकता है, आज हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पहले पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे हम। आगे देखिए कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजनों को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें से कोई बुराई नहीं है कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है, ठीक है। तो श्रम विभाजन एक जाति प्रथा का भी रूप ले लिया है। जैसे कि मजदूर को बांट देते हैं, कहते हैं कि सबसे छोटे कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। मजदूर जो है चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले, मेहनत बहुत करते हैं, ठीक है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन वो शरीर से करते हैं, ठीक है। तो यह इसी कैटेगरी में जो है इसी कैटेगरी में बांट दिया गया है जाति प्रथा को। इसमें ही नाम दे दिया है कि तुम ऐसे ऐसे जाति हो, तुम सबसे निचले हो, ठीक है, हमारी सेवा के लिए बने हो। जैसे मजदूर है कैसे सेवा करता है बड़े लोगों की, वहाँ पे पैसा मिलता है, ठीक इसी तरह जो है
इसी में लोगों को बांट दिया गया है कि तुम निचले हो, तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हें पैसे देंगे। तो आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिएगा, श्रम विभाजन का भी एक रूप है, ठीक है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु परंतु किसी भी सभ्य समाज में भी श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, ठीक है। एक श्रम विभाजन भी होता है जो अपने वर्गों में कभी भी विभाजन नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए कि भारत की जाति प्रथा की एक ऐसी विशेषता है जो यह बताती है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजनों ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है। ये जो भारतीय सभ्यता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग से चलता आ रहा है कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे को श्रमिक स्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि यह अपेक्षा जो है ऊंच नीच का दर्जा दे देती है, ठीक है। आगे देखिए, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, ठीक है। विश्व के किसी भी समाज में ऐसा कानून नहीं है या फिर नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, आगे है जाति प्रथा। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए कि श्रम विभाजन है, तो यह स्वाभाविक रूप से विभाजन नहीं है, ठीक है। विभाजन का मतलब होता है बांटना, ठीक है, दो टुकड़ों में बांटना या फिर कितने टुकड़ों में उसको बांटना होता है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित होती है, या मनुष्य की रुचि पर आधारित होती है। जैसे कि आप सभी चाहते हैं कि मैट्रिक करने के बाद, ठीक है, 10th करने के बाद जो हमें है अच्छे से पढ़ाई करना है, उसके बाद हमें वकालत करेंगे या फिर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, आर्मी बनेंगे, जो बनना है बन सकते हैं, ठीक है। एक आपका सपना होता है, ठीक है। तो चाहे आपका माता पिता जो है, माता पिता आपका क्या है, मजदूर है, ठीक है, मजदूर है, ठीक है जी, आपके माता पिता मजदूर है मान लीजिए, तो आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे मजदूर नहीं बनना, मुझे अपने पैर पे खड़ा होना है, ठीक है। तो मुझे पुलिस लाइन में जाना है, मुझे आर्मी बनना है, ठीक है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो कुछ भी बनना है तो आपके ऊपर डिसाइड है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह जो है भारत में भी जाति प्रथा जो है वह जन्म से ही मान लिया गया था कि जो जाति जो सॉरी जो जो दलित के घर में पैदा होगा वह उसी के काम में कार्य संभालेगा, ठीक है। तो यह मनुष्य की रुचि पर आधारित होता था। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे जिससे अपने वह पेशा कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, ठीक है। ऐसा हम कर दे ताकि वो अपने कार्य का खुद चुनाव कर सके, क्योंकि जो जिस लायक रहेगा उसको वो जो है पद मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो जिस लायक है ही नहीं उसको पद दे दिया गया, ठीक है। कोई लड़का है, उसका इंटरेस्ट है, मतलब पढ़ाई लिखाई में नहीं है, उसका इंटरेस्ट है खेल कूद में, ठीक है, लेकिन उसको जबरदस्ती हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो क्या सक्सेस होगा, नहीं होगा ना। तो जो उसका इंटरेस्ट है उसी में उसको जो पद है उसको देना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। आगे देखिए, तो इस सिद्धांत के विपरीत जो है जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण मतलब तैयारी पढ़ना होता है, अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के मानसिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण से समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था, ठीक है। तो उस समय में जब वो लिखते थे तो उनके समय में जो क्या हो जाता, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था, जो बच्चा है अभी पैदा नहीं हुआ था, माँ के गर्भ में था, तभी से उसका जो भविष्य है, ठीक है, फ्यूचर, उसका फ्यूचर है, तो तभी से उसका फ्यूचर जो है तय कर दिया जाता था कि इसका जब बच्चा पैदा होगा, बच्ची पैदा होगी, तो इसका बच्चा भी यही काम करेगा जो इसका बाप करता था, ठीक है। तो पहले से ही निर्धारित की जाती थी। आगे देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण जो पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। जी बिल्कुल सही है। ये जो जो निर्णय है या पेशे का, ये एक बार ही निर्णय होता है, ठीक है। जो एक बार निर्णय करने के बाद वो जीवन में हमेशा के लिए रह जाता है। जैसे कि खान सर, ठीक है, तो खान सर जो है उनका पेशा क्या था,
पहले कुछ भी कर रहे थे लेकिन आज वो टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो टीचिंग का उनका पेशा हो गया, टीचर हो गया, लेक्चर हो गया, ठीक है। तो आगे जो है उनका फील्ड किस में आएगा, टीचिंग लाइन में ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब टीचर बन गए तो हीरो की एक्टिंग करेंगे, एक्टिंग वगैरह सीख कर वो हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा करेंगे फिर भी उनका जो अंदर छुपा रुस्तम, मतलब जो उनके अंदर टैलेंट छुपा है यही रहेगा, ठीक है, टीचिंग का ही रहेगा। तो उनका जो पेशा हो गया वो हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है जी। आगे देखिए, भले ही पेशा जो अनुपयुक्त है या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन आधुनिक युग में यह स्थिति जो है आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास व कभी कभी अकस्मात परिवर्तन में हो जाता था, ठीक है। जो जो आधुनिक भारत था आधुनिक युग में, क्योंकि उद्योग धंधे की बहुत कमी थी, ठीक है, और तकनीकी निरंतर में विकास नहीं होती थी, ठीक है। तो जिसके कारण जो मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती थी, ठीक है। तो देखिए, अगर अभी भी जैसे कि आपके पास टैलेंट है क्या चीज़ के, आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने रोजी रोटी के लिए आप दूसरे काम करेंगे ना। ठीक उसी तरह जो है वहाँ पे जब उनको जॉब नहीं मिलता था, काम नहीं मिलता था, तो जो है अपना जो है पेशा चेंज कर देते थे, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का आज हो रहा है, तो जिसके कारण मनुष्य के अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती थी, ठीक है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होती तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता, ठीक है। अगर ऐसा कानून ला दिया जाए कि जो जिस काम में है, ठीक है, वही करेगा, चाहे कोई भी, चाहे कोई किस मतलब चाहे चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे वो काम हो ना हो, ठीक है, कितना भी मुसीबत आ जाए लेकिन वही काम करेगा, तो क्या होगा इस वक्त में क्या होगा, काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, दूसरा काम जब तक नहीं मिलेगा तो उसका पेट भरेगा नहीं भरेगा, ठीक है। तो उस समय में क्या होता था कि जो काम उसको नहीं मिलता था तो उस समय में कोई उसको काम भी नहीं देता था दूसरा, ठीक है, चाहे वह भूखे रहने जाए या फिर भूखा मर जाए, ठीक है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति भी नहीं देता है। कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वहाँ पे भी ऐसी ऐसे व्यक्ति को मतलब ऐसे व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की भी अनुमति नहीं देता है, ठीक है। जो इसमें जो पेशा जो है उनके जॉब दिया गया था ऐसा पेशा भी नहीं लिखा है। जो उनका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, मतलब बहुत निपुण हो, ठीक है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ठीक है। मतलब जो जिसको जो जॉब चाहिए, जो नौकरी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर भी लोगों को अभी तक जो जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो लोग काम करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, फिर दूसरा भी बोला जा रहा है कि वो भी नहीं मिलेगा, तो कैसे होगा, तो ऐसे बेरोजगारी और भी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो कुछ इसी तरह का है, समझाना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा जो गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर करती है। स्वेच्छा मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है, साफ सुथरा, साफ सुथरा, ठीक है, क्लीनिंग। तो साफ सुथरा जो है उसके ऊपर निर्भर करता है, मनुष्य के ऊपर क्या निर्भर करता है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से इस प्रकार जो हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है और जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर करती है। जाति प्रथा क्या है, मनुष्य का जो माइंड है उसका सोचने की शक्ति क्षमता है वह क्लियर रहेगा, तो जो जाति प्रथा है ना वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है सब थिंकिंग है, सब सोचने के ऊपर डिपेंड होता है, तो इसी से जो है जाति प्रथा क्रिएट होता है, बनता है, ठीक है। जाति प्रथा क्या है, हम एक दूसरे में उसका दोष मतलब निकालते हैं, ठीक है, गुण नहीं देखते हैं, बस दोष ही निकालते हैं खाली, तो इससे जो है जाति प्रथा उत्पन्न हो जाता है। तो मनुष्य के ऊपर जो है सोचने के ऊपर जाति प्रथा निर्भर करता है। आगे देखिए, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई भी स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न उतनी ही बड़ी समस्या नहीं है जितने की बहुत
बड़े से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वास विश्वतवश करते हैं, विश्वासवत करते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर चालू काम करने का और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब यहाँ पे जो यह है कि जो भावना व्यक्ति का, इसमें से कोई आसान ऐसा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी ज़्यादा है, ठीक है, गरीबी ज़्यादा है, फिर भी उनको साथ में विवशतावश मतलब वह बहुत मजबूरी में वह काम करता है, ठीक है। फिर भी वह कम समय, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी वो कम समय करने के लिए प्रेरित है। क्यों ज़्यादा काम करेगा? अब देखिए, कोई काम ऐसा होता है कि वो अगर काम नहीं करेगा, ठीक है, तो काम नहीं करेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा, ठीक है, आज का वो रोटी नहीं खा पाएगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो सोचता है कि जल्दी अगर हो जाए तो मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे में जो कुछ काम है कम समय में उसको खत्म करना होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ काम होते हैं। अब देखिए आगे, ऐसी स्थिति में कहाँ करने वाले लोगों का दिल लगता है, ठीक है, ना दिमाग लगेगा ना दिल लगेगा। ऐसे काम जैसे कि आप देख लीजिए, कूड़ा वाला, जैसे कचरा वाला, ठीक है, कचरा वाला, इसमें दिल लगेगा किसी का? वो सोचेगा कि जितना जल्दी मैं यहाँ से कचरा जो है लेकर जाऊंगा उतना जल्दी मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा और जो मेरा आगे का काम है मैं आगे कर पाऊंगा, ठीक है। तो कुछ काम और भी ऐसे होते हैं जो जिसमें दिल भी नहीं लगता है भाई, ऐसे काम जो है बहुत दर्दनीय होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये जो स्टोरी है आप सभी को दिख रहा है, बहुत ही दर्दनीय है और बहुत ही प्यारा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक और प्रेरणा, रुचि व शक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है, ठीक है जी। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ से मैं मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। समस्या क्या है? समस्या का रचनात्मक जो पहलू है मैं उसको लेता हूँ, ठीक है। मेरे द्वारा जाति प्रथा की जो आलोचनाएं सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न जरूर पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जाति के विरुद्ध हूँ, ठीक है, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? अगर बाबा साहब जाति का विरोध है तो उनके दृष्टि में जो है, दृष्टि में क्या, उनके दृष्टि में मेरा यहाँ पे था यार, हाँ, यहाँ मेरे दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, ठीक है, आदर्श समाज क्या है, ठीक है। उनके दृष्टि में आदर्श का मतलब होता है अच्छा समाज क्या है, ठीक है, जिसमें ना कोई भेदभाव हो, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछेंगे लोग, ऐसा वो सोचते हैं कि अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा, तो मेरा उत्तर यही होगा, देखिए मेरा उत्तर यही होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र होना चाहिए, समता होना चाहिए, प्रभुत्व भातृत्व होना चाहिए, और क्या यह ठीक नहीं है? मतलब वो सोचते हैं, बाबा साहब सोचते हैं कि अगर मेरे सोच में अगर एक समाज हो, आदर्श समाज, तो कैसा होना चाहिए? तो उत्तर उनका आता है कैसे? स्वतंत्र होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, समता होना चाहिए, मतलब पूरा बराबर का हक होना चाहिए, भातृत्व होना चाहिए, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ऐसे समाज को कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि यह ठीक नहीं होगा, कि यह ठीक नहीं होगा, ऐसा जो समाज है मैं सोच रहा हूँ क्या ये ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है कि नहीं? तो भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है? किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, है कि नहीं? ये आपत्ति किसी को नहीं हो सकती है। अब देखिए, ये आपत्ति किसी को हो सकती है, किसको नहीं हो सकती, ठीक है। तो किसी को नहीं हो सकती आपत्ति। अब देखिए, मैं यहाँ समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना है, ये मैं पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचार सॉरी
एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके, ठीक है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। मतलब कहते हैं, देखिए आगे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आगे कहते हैं कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके, ठीक है। मतलब मेरे द्वारा सोचा गया जो आदर्श समाज है, जो स्वतंत्र हो, समता हो और भ्रातृत्व, कोई भेदभाव ना हो, वैसे समाज में जो इतनी गतिशील होनी चाहिए, गतिशील मतलब इतनी रफ्तार होनी चाहिए, उसमें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके, ठीक है। तो जो लोगों का विचार है ना एक दूसरे तक पहुंच सके, ठीक है। तो ऐसा मैं समाज चाहता हूँ। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे समाज में जो है बहू बेटियों, ठीक है, और हमारे जितने भी समाज में लोग रहते हैं वो सब इसमें होने चाहिए, ठीक है। एक दूसरे का साथ दें, है कि नहीं, और ना किसी पे ऊपर जो है एक अविश्वास होता है ना, अविश्वास, तो उसको ना करें, ठीक है। उसके ऊपर विश्वास रखें एक दूसरे पर, तथा सबको उतनी ही रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको जो है एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो सजग रहना चाहिए, मतलब सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व जो अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। समाज में जीवन में जितने भी हमारे सुख सुविधाएं होती वो सब वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे जो है बोलते हैं बाबा साहब, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है। जैसे कि दूध जो पानी है वो मिश्रण अगर हो जाए, अगर दूध और पानी मिश्रण हो जाए तो दोनों एक ही लगेंगे, ठीक है। जब तक दूध में पानी है, ठीक है, जब तक दूध में पानी है तो दोनों अच्छा रहेगा, ठीक है। जिस दिन दूध से पानी निकाल देंगे, ठीक है, तो जो दूध है पूरा मतलब एक क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूध का जो है वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है दूध पानी का मिश्रण की तरह है। अच्छा तो लगेगा, दूध अच्छा लगेगा, खोआ अच्छा बनेगा, लेकिन वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसका जो क्षमता है कम हो जाएगी। तो इसी तरह है दूध पानी की तरह जो है यह वास्तविक जो है भाईचारे का रिश्ता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रखना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है दोस्तों लोगों का शासन, ठीक है, लोगों का शासन होता है। यहाँ पे लोकतंत्र में जो है कोई भी किसी से बात कर सकता है, ठीक है, कोई भी कहीं पे जा सकता है और परमिशन लेकर, ठीक है। और इस लोकतंत्र में जो है लोगों द्वारा चुनकर भेजा गया प्रतिनिधि जो है बनते हैं नेता, ठीक है, और वह जाकर हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। इसे लोकतंत्र कहते हैं। और सबको आज़ादी मिलती है, सबको सब कुछ करने की आज़ादी है। तो आगे देखिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन आचार्य की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र ऐसा ही नहीं है कि लोकतंत्र का मतलब हो गया कि बस तुम यहाँ पे आ जा सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि तुम जो है सामूहिक कहीं पर जा सकते हैं, जीवन जी सकते हो और रीति रिवाज के अनुसार शादी विवाह भी कर सकते हो, ठीक है। और अपने वस्तुओं को आदान प्रदान भी कर सकते हो, ठीक है। वस्तु मतलब जो आपके पास, मेरे पास, मान लीजिए आपके पास आटा है और मेरे पास चावल है, ठीक है। तो मुझे जो भूख लगी है रोटी खाने की, ठीक है, और आपको भूख लगी है चावल खाने की, ठीक है, तो आप मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, बदला बदली कर सकते हैं। तो ऐसे लोकतंत्र में हो सकता है। इसमें यह है कि आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव होने चाहिए, ठीक है। देखिए साथियों के प्रति ही नहीं, आपको किसी के भी प्रति जो है श्रद्धा और भाव होने चाहिए, ठीक है। श्रद्धा मतलब होता है आपके अंदर जगा हुआ शक्ति, मतलब आप कितना प्यार से चाहते हैं, ठीक है, आपको जो है उसके प्रति बहुत प्यार है, ठीक है, तो वो होता है श्रद्धा, ठीक है। प्रति मतलब होता है जिससे आपको प्यार है, जिससे आप प्यार करते हैं, मतलब लड़का लड़की का प्यार नहीं है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि क्या है,
ये बुक हो गया, ठीक है, मैं बुक का उदाहरण दूंगा, ठीक है। ये बुक है, इसमें जो कविता लिखी गई है, कहानी लिखी गई है, इससे आप बहुत प्यार करते हैं, अच्छा लगता है आपको, इसके प्रति जो है आपको श्रद्धा है, ठीक है, श्रद्धा है इसके प्रति। तो आप इस बुक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इसका दाम 500 रुपया है, लेकिन फिर भी आप उसको परचेज करेंगे, ठीक है, करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो इसके प्रति क्या है, श्रद्धा है, ठीक है, इसी को कहते हैं श्रद्धा और प्रति श्रद्धा। किसी के साथ भी आपको ऐसा जो भाईचारा है ना, रखने चाहिए। अब देखिए कुछ सवाल है यहाँ पे जो पाठ से लिया गया है, ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं एक बार। देखिएगा, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। विडंबना की जो बात है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका, किस विडंबना की बात करते हैं, तो जाति प्रथा की बात करते हैं, ठीक है। हमारे भारतीय समाज में जाति प्रथा की बात करते हैं, कैसे जो लोग हैं, मतलब ब्राह्मण जो लोग थे, पंडित थे, उन्होंने तय कर दिया था कि जो दलित समाज में जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो उसी के प्रति उसके माँ के गर्भ में जो है उस बच्चा का जो कार्य है निर्धारित कर दिया जाएगा, उसका फ्यूचर बच्चा का, कि बच्चा जब पैदा होगा चाहे बच्ची, आगे चलकर यही काम करेगी जो इसका माता पिता करते हैं, ठीक है। तो यह है। देखिए दूसरा है कि जाति प्रथा, जातिवाद की पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो जातिवाद के पोषक है, पोषक मतलब जो बनाने वाला है, ठीक है, क्या तर्क देते हैं जातिवाद के बारे में। कहते हैं कि जातिवाद जो है होने चाहिए देश में, ठीक है, जातिवाद होने चाहिए देश में, ठीक है। तर्क ऐसे देते हैं कि जातिवाद अगर नहीं रहेगा तो हमारा शासन कैसे चलेगा, हमारा जो कानून है वो कैसे चलेगा, हम राज कैसे करेंगे, ठीक है, हम नेता कैसे बनेंगे, ठीक है। तो जातिवाद ही है जो नेता को जीवित रखता है, और जितने भी करप्शन है जातिवाद से ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जातिवाद के पोषक किसके पक्ष में है, बनाने वाले के, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की जो प्रमुख आपत्तियां क्या है। लेखक कौन है, बाबा साहब है, ठीक है, बाबा साहब के उनका जो क्या आपत्ति है, आपत्ति क्या है, वो कहते हैं मतलब उनके जातिवाद के ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि जो जातिवाद है यह किसी के भी साथ हो सकता है या फिर किसी के भी साथ हो रहा है, ठीक है। ये जाति पर जो जाति प्रथा है हमारे देश में बहुत कुप्रथा है एक, ठीक है। तो जो लेखक हैं, लेखक यही है बाबा साहब, तो ये बताते हैं समाज को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर जो उसका जो काम है निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत लंबा हो गया। ये देखिए प्रश्न 4 नंबर कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप जो स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। भारतीय जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन जो है स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो भारत में जो स्वाभाविक रूप जो है, ठीक है, स्वाभाविक जो रूप है इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि यहाँ पे जो है धर्म के नाम पे बांट दिया गया है लोगों को, ठीक है, उनको जो ये जो देखिए यहाँ पे श्रम जो विभाजन है, मैंने बताया श्रम मजदूर होता है, विभाजन को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। तो यह जो काम तब तक चलेगा जब तक लोगों को बांट कर रखा गया, ठीक है। तो उस दिन मतलब जिस दिन कर्म के आधार पर सबको अगर नौकरी मिलने लगेगी तब तक यह जाति प्रथा जो है हमारे देश से हट जाएगी, मिट जाएगी, ठीक है। तो ऐसा इतना भी आसान नहीं है हमेशा के लिए मिट जाएगी, ठीक है, थोड़ा बहुत रहेगा। आगे देखिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल बनी हुई है। ये जो जाति प्रथा है यह बेरोजगारी का पहला नंबर 1 कारण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 जो है बेरोजगारी का पहला कारण है। कैसे, तो देखिए ऐसे है कि अगर हम जाति प्रथा की बात करें तो अगर सरकारी जॉब की बात करें तो हर एक जो वैकेंसी निकल कर आती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है एसी एसटी ओबीसी जनरल कास्ट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल के लिए जो फॉर्म का पैसा रखा जाता है 500 रखा जाता है, ठीक है। एससी के लिए कितना रख दिया जाता है, 100 रुपया रखता है, एसटी के लिए उतना ही रख दिया जाता है, ठीक है। और ओबीसी के लिए कितना रख दिया जाता है, तो 400 रख दिया जाता है, ठीक है, या फिर 300। तो यहाँ पे देखिए जाति भेद हो रहा है कि नहीं। इसको जो है जनरल कास्ट को हम क्या दिखा रहे हैं,
यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि जो ये जर्नल है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो जब ये बड़ा है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, जब ये बड़ा है तो इसको हम बड़ा सा क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, ये छोटा जाता है इसीलिए 100 रुपया, ठीक है। उससे ये बड़ा है तो इसीलिए 400 रुपया देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या दे रहे हैं कि जाति भेद को और भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जाति प्रथा को और भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे लोग, तो ये इसमें जो है एक फी रख देंगे, मान लीजिए 500 लग रहा है भाई, तो इसमें 300 रख दो, ठीक है, सबको लगेगा 300। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे, देखिए एक और मैं बात बताता हूँ आपको, अब जाति प्रथा कैसी होती है। अब देखिए यहाँ पे किसी का अच्छा से निकल गया, ठीक है, जो एलएलबी करके आया है, ठीक है, और जो वकालत की पढ़ाई करके आया है, लेकिन वह जो उसका जाति है एसटी, ठीक है, एसी है एसटी या फिर, ठीक है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है मेंबर नहीं बन सकता क्योंकि वो एसी का है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकते हैं जाति प्रथा, ठीक है। तो अगर यूपीएससी जो है, यूपीएससी एग्जाम जो होता है वो पास कर लिया है, इंटरव्यू में आता है, इंटरव्यू अच्छे से दे दिया है, लेकिन जब वहां पे करेक्शन करके जब उसका मेरिट लिस्ट निकाला जाता है तो बोला जाता है अरे भाई ये एससी का एसटी का है, ये इतना आगे कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कटौती की जाती है, ठीक है। तो जितने भी हम बड़े बड़े पद पर देखेंगे आज भी, तो बड़े बड़े लोग के बैठे हुए जनरल कास्ट के, ठीक है। तो ये सब जाति प्रथा आपको नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये सब है जाति प्रथा भारत में, ठीक है। जितने भी और देखें बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला, यहाँ पे देखेंगे तो ये सब हमारे ही लोग मिलेंगे, एससी एसटी वाले नीचे ही रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बड़ा बड़ा पद है वो मिल जाता है कि इसको बड़े बड़े लोगों को, ठीक है। अब देख लीजिए वहीं पे देख लीजिए राजनीति में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं वहां पे खड़े हुए हैं। अब देखिए बहुत लंबा हो गया, 6 नंबर देखिए, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़ना आज से बड़ी समस्या किसे मानते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, गरीबी से सबसे बड़ी संख्या जो दोस्तों जाति प्रथा है, ठीक है। जाति जो प्रथा है सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन जाति प्रथा हट जाएगी उस दिन गरीबी भी हट जाएगी, क्योंकि जो गरीब होता है आदमी, ठीक है, तो उसको लोग जो है जाति प्रथा के हिसाब से उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जिस दिन जाति प्रथा हट जाएगा उस दिन गरीबी भी मिट जाएगी। इसी के कारण जो है जाति प्रथा के कारण जो है किसी को अच्छा जॉब नहीं मिलता है, और जॉब भी मिलता है तो लोग उसको हंसते हैं, ठीक है। तो हंसते हैं तो काम छोड़ देगा, जब काम छोड़ देगा तो और भी गरीब हो जाएगा, इससे जो है गरीबी क्रिएट होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो किस पहलू को दिखाया दोस्तों, किस पहलू को, तो जाति प्रथा जो है गरीबी को दिखाया, ठीक है। जाति प्रथा के कारण गरीबी कैसे बढ़ रही है, गरीबी का मेन कारण है जाति प्रथा, ठीक है। अब देखिए लास्ट प्रश्न है 8 नंबर, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं की आवश्यकता माना। जो सच्चे जो लोकतंत्र हैं वो कैसे बन सकते हैं, इसका भी आंसर वही आएगा, सच्चा लोकतंत्र जब हमारा देश कैसे आजाद होगा, ठीक है। जाति प्रथा, जब तक जाति प्रथा हमारा देश से नहीं जाएगी तब तक हमारा देश आज भी गुलाम है। हम मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था रियली में, ठीक है, लेकिन आज भी हमारे अंदर आंतरिक जो है हम लोग आज भी गुलाम हुए, किससे, किसमें गुलाम है, हम लोग राजनीति में गुलाम है, ठीक है। जो जितने भी नेता है पार्टी के उसमें हम गुलाम है। तो जाति प्रथा के नाम पर आज भी हम गुलाम हैं। जिस दिन जाति प्रथा मिट जाएगी, सबको बराबर का हक मिलने लगेगा, उस दिन हमारा भारत जो है लोकतंत्र हो जाएगा, सच्चा लोकतंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है दोस्तों। तो विडंबना का यहाँ पे देख लिए मतलब होता है, विडंबना का मतलब होता है उपहास करना, ठीक है। और पोषक का मतलब समर्थन करना और पालक। आगे देख लीजिए कुछ यहाँ पे शब्द है। भाषा की बात करें तो पाठ से संयुक्त सरल एवं आसान आसान भाषा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी शब्द दिए हैं, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। पुनः निर्धारण का मतलब पहले ही तय कर दिया गया हो, ठीक है, पुनः निर्धारण। अकस्मात का मतलब है अचानक, ठीक है। और प्रक्रिया का मतलब होता है किसी काम के होने का ढंग, रीति रिवाज, ठीक है। प्रतिकूल का मतलब विपरीत, उल्टा। स्वेच्छा मतलब होता है अपनी इच्छा, ठीक है। उत्पीड़ना मतलब होता है बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना, उत्पीड़ना। संचारक, एक मिनट, हाँ, संचारित का मतलब प्रवाहित करना, ठीक है, प्रवाहित करना, ठीक है। अब देखिए बहुविध का मतलब होता है अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने से, समक्ष। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, ठीक है, बंधुत्व।
और वांछित मतलब आकांक्षित चाह। वहाँ पे भातृत्व जो है भाईचारा, ठीक है, भातृत्व रहे, एक लोकतंत्र है, ठीक है। तो भातृत्व मतलब भाईचारा, सब एक दूसरे को भाई समझे, ठीक है। तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ऐसे जो है समझ सोचकर और बना कर रखना चाहिए, तब अच्छा जो है सोसाइटी हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सोसाइटी के लिए तो हमें भाईचारा बना कर रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो फॉर वॉचिंग। जय हिंद।